नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की 7 बजे के इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा के उपचुनाव और खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने सरकार और संगठन के स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, सरकार के मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक चली। उपचुनाव के लिए प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा क्षेत्र के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री तुलसी सिलावट और संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह सौंदिया, बुरहानपुर मंत्री इंदर सिंह परमार और गोपी कृष्ण नेमा, मानधाता मंत्री विजय शाह और कविता पाटीदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो खंडवा में कमल पटेल और जसवंत सिंह हाड़ा, बंशीलाल गुर्जर, पंधारा मंत्री मोहन यादव के साथ अनिल जैन, सांसद शंकर लालवानी को प्रभारी बनाया गया है। बागली मंत्री उषा ठाकुर और चिंतामणि मालवी, बीकनगांव मंत्री जगदीश देवड़ा और जीतू जिराती को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़वा में मंत्री जगदीश देवड़ा और सुधीर गुप्ता को दायित्व सौंपा गया है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंत्री अरविंद भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा और चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, ललिता यादव, प्रभुदयाल कुशवाहा को प्रभार सौंपा गया। रेगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए मंत्री रामखिलावन पटेल, बिसाऊलाल सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और सांसद गणेश सिंह, राजेंद्र शुक्ल, शरदेंदु तिवारी, योगेश ताम्रकार, राजेश पांडे संचालन करेंगे। जोबट विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विश्वास सारंग, प्रेम सिंह पटेल और सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक रमेश मेंदोला और कल सिंह भावर, जयदीप पटेल और संगीता सोनी को दायित्व सौंपा गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर लंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, पूरी की पूरी फौज तैयार है, अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल बात करें तो दिन भर मैराथन जो बैठक चली उसके बाद में चुनाव के जो प्रभारी, उपचुनाव के जो प्रभारी है उनके नाम का ऐलान किया गया है। हालांकि जो नाम अपने दर्शकों को दोपहर से हम बता रहे थे, लगभग उसी नामों पर मोहर लगी। और खासकर अगर बात करें तो पहली बार शायद उपचुनाव के लिए इतनी लंबी फौज जो है वो बीजेपी की ओर से मैदान में उतारी गई है। अब तक प्रभारी के तौर पर मंत्री या फिर संगठन के किसी पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती थी। शायद पहली बार बीजेपी ने विधानसभा के उपचुनाव के लिए एक साथ कई मंत्री, एक ही विधानसभा पर कई सारे संगठन के जो पदाधिकारी है उनको बतौर प्रभारी नियुक्त किया है। खंडवा लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर प्रत्येक विधानसभा की सीट पर एक मंत्री की जिम्मेदारी, साथ ही साथ संगठन की ओर से एक पदाधिकारी को भी प्रभारी नियुक्त किया है। और अगर पूरे जमावट की बात की जाए तो मंत्रियों की एक लंबी फौज, पदाधिकारियों की एक लंबी फौज इस पूरे उपचुनाव के अंदर, आने वाले उपचुनाव के अंदर नजर आएगी। अगर बात की जाए जोबट विधानसभा के उपचुनाव से, वहां से विश्वास सारंग जो प्रदेश सरकार के मंत्री है, उनके साथ में प्रेम सिंह पटेल जो कि उसी क्षेत्र से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा रमेश मेंदोला जो संगठन के की ओर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। रेगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रदेश सरकार के जो मंत्री है रामखिलावन पटेल, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज मंत्री, उनको प्रभारी बनाया गया है। संगठन की ओर से अगर बात करें तो शरदेंदु तिवारी, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, इसके अलावा गणेश सिंह जो सांसद है उनको यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बुंदेलखंड की जो पृथ्वीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया, इसके अलावा भारत सिंह कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ में अगर बात की जाए तो प्रभारी के तौर पर वहां पर मुकेश चतुर्वेदी और ललिता यादव जो पूर्व मंत्री थी उनको नियुक्त किया गया है। खंडवा लोकसभा की अगर बात की जाए तो कमल पटेल खंडवा शहर की कमान संभालेंगे। उनके साथ में अनिल जैन जो कि निवाड़ी के विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। नेपानगर के में तुलसी सिलावट, इसके अलावा बात करें तो विजय शाह को मानदाता, इसके अलावा पंधाना जो है मोहन यादव। ये तमाम जमावट बिल्कुल साफ बताती है कि आने वाले उपचुनाव को बीजेपी गंभीरता से लेना चाहती है। दमोह के अंदर हमने देखा था कि जो हार हुई थी, शायद एक बड़ा कारण ये नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से बीजेपी ने एक लंबी फौज इन उपचुनाव के लिए तैयार की और प्रदेश के लगभग 12 से ज्यादा मंत्री आने वाले उपचुनाव के अंदर चुनावी कमान बीजेपी की ओर से संभालते हुए नजर आएंगे। और लगभग इतने ही जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के साथ में चुनावी प्रबंधन की कमान उनके हाथ में भी रहेगी। लिहाजा चुनाव कब होंगे ये अभी तय नहीं है, पर लेकिन कांग्रेस ने जो तैयारियां की शुरू की थी उसके बाद में बीजेपी में पिछले एक हफ्ते से जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा था वो इन्हीं नामों की बसत को लेकर चल रहा था। आज प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव यहाँ पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के साथ में जो मंत्री और जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी उस पूरी टीम के साथ में तकरीबन
करीबन 6 से 7 घंटे की बैठक हुई है और उसके बाद में मंत्रियों को बताया गया कि किस तरीके से उनको क्षेत्र में काम करना है। पदाधिकारियों को बताया गया कि कार्यकर्ता के साथ में बूथ स्तर तक किस तरीके से जो है चुनाव की कमान संभालनी है। और एक और खास बात अगर हम करें तो मंत्रियों के प्रभार और प्रभाव के साथ साथ जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। जिस क्षेत्र में जिस जाति की बाहुलता है लगभग उसी जाति के मंत्री को उस क्षेत्र में तैनात किया गया है। ये बीजेपी की जमावट है और देखना होगा उपचुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। जी शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश में कम होते कोरोना संकट के बीच कर्मचारी संगठनों की मांगे भी जोर पकड़ने लगी हैं। बीते दिनों शासकीय कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने सभी विभागों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी जारी करके चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। प्रदेश के पटवारी और तृतीय वर्ग कर्मचारी भी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता, रोकी गई क्रमोन्नति के साथ प्रमोशन के मामले में ढीला रवैया अपना रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है, जबकि बीजेपी ने कर्मचारियों अधिकारियों को मौजूदा परिस्थितियों को समझने की नसीहत दी है। परिवारों की परवाह न करते हुए आम जनता की सहूलियतों का और सरकार के निर्देशों का पालन किया। हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि केंद्र ने जिस प्रकार से डीए दे दिया गया है, अन्य राज्य जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने डीए दे दिया है, वही डीए हमको भी दे दिया जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगाकर जन सेवा से पीछे नहीं हटे। आज जब वो अपना हक मांगने निकलते हैं तो सरकार जो है उनको पैसों का बहाना बताती है। पेट्रोल और महंगाई का जो आलम है उसमें कर्मचारियों का हाल जो है वो अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आज हड़ताल कर रहे हैं। कौन से संगठन है जो इस बात जिनको पच नहीं पा रही कि मध्य प्रदेश या देश की परिस्थिति वापस से सामान्य हो, जो इस तरह की हड़ताल करवाने की बात कर रहे हैं, जो देश को पीछे धकेलने की बात कर रहे हैं, जो लोगों में वैमनस्य पैदा करने की बात कर रहे हैं, ये सब जो है जनता समझती है। कर्मचारियों को चाहिए कि सरकार का सहयोग करें और अपनी मांग अभी फिलहाल टाल दें। और ग्वालियर में सीसी रोड के भूमि पूजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर नारेबाजी की और माहौल को गर्म होता देख बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस विधायक को कार्यक्रम में शामिल किया। तब जाकर भूमि पूजन हुआ और माहौल शांत हुआ। दरअसल शहर के वार्ड नंबर 29 के महलगांव गली नंबर 1 में 25 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल, जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि कांग्रेस विधायक होने के कारण सतीश सिंह सिकरवार को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। ये महल गांव में 25 लाख की लागत से नगर निगम द्वारा ये भूमि पूजन किया गया है। मैंने मुन्नालाल जी साथ में मैं यहाँ पर आया था, सतीश भी मिल गए थे, हम सब ने मिलकर भूमि पूजन आज किया है। यहाँ के निवासियों की काफ़ी दिन से मांग थी कि ये रोड बनाई जाए। जब मौके पे गया तो पूरा कार्यक्रम का जो स्वरूप था वो बदला दिख रहा था, इसलिए लेकिन क्षेत्रीय सांसद और विधायक को भूमि पूजन करना था, लेकिन कार्यक्रम को जो है पार्टी का कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया गया, इसका हमने विरोध किया। और लगातार बढ़ती शिकायतों और पुरानी शिकायतों के निराकरण में नाकाम भोपाल नगर निगम ने करीब 60% शिकायतों को बगैर निराकरण के नियम विरुद्ध बंद कर दिया है। इस मामले का खुलासा भी आरटीआई कार्यकर्ता के संगठन टीम एक्टिविस्ट ने किया। साथ ही संगठन ने इस मामले की शिकायत भी नगरीय विकास और आवास, भोपाल नगर निगम प्रशासन समेत दूसरे अधिकारियों को भी की है। इसमें बताया गया है कि भोपाल नगर निगम प्रशासन ने आर्थिक गड़बड़ियों और धांधली से संबंधित शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन के तीसरे स्तर पर ही बिना निराकरण बंद कर दिया, जबकि नियम है कि बिना शिकायतकर्ता की संतुष्टि के, सहमति या निराकरण के इन शिकायतों को बंद नहीं किया जा सकता। बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को हम इसमें पूरा पत्र जारी कर रहे हैं, प्रशासक महोदय को भी उसकी कॉपी दे रहे हैं। अगर नगर निगम भोपाल अपना रवैया नहीं सुधारता है तो हम एक बड़ा आंदोलन नगर निगम भोपाल के कार्यालय के समक्ष करेंगे। 60 से 70% शिकायतें बिना निराकरण के लोग बंद कर देते हैं और ये बहुत आम बात हो चुकी है। पब्लिक इसमें बहुत त्रस्त है और नगर निगम लगातार इस चीज़ को लेकर के आप देख ही रहे हैं कि नगर निगम की कैसी मनमानी चल रही है। आम जनता जाए तो जाए कहाँ, और सीएम हेल्पलाइन पे कहीं ना कहीं आम जनता शिकायत करती है। अब कहीं ना कहीं भरोसा खत्म होते जा रहा है।
सौर ऊर्जा को लेकर मध्य प्रदेश कीर्तिमान रचने जा रहा है। शाहजहांपुर में देश की सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन होगा। प्रदेश के सबसे सस्ती दर पर सौर ऊर्जा की बिजली बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स का आवंटन भी हो चुका है। भारत सरकार के सबसे बड़े उपक्रम एनटीपीसी ने प्रोजेक्ट में सबसे कम दर पर अनुबंध किया है। इस बिजली को प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को बेचा जाएगा। शाहजहांपुर में 1800 करोड़ रुपए के निजी निवेश से कुल 450 मेगावाट की 3 यूनिट यानी कि 105, 220 और 125 मेगावाट की यूनिट स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को लेकर खास बात यह है कि इनमें शासकीय धन का निवेश नहीं होगा। इससे यह राशि अन्य विकास और कल्याणकारी कार्यों में काम आएगी। मेगावाट की दरें एनटीपीसी से ₹2.35 की दरें प्राप्त हुई हैं, जो देश में सबसे कम है। यहाँ पर उल्लेखनीय और फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 220 मेगावाट शाहजहांपुर में ही हमको ₹2.33 प्रति यूनिट दर प्राप्त हुई है। ये भी आज की डेट में आज तक पूरे देश में सबसे कम यूनिट है। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई यानी कि कल से कक्षा 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके बारे में जानकारी देते हुए भोपाल के कोविड प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक हमने स्कूलों में तैयारियां कर ली हैं। कल 11वीं और 12वीं की क्लासेस लगेंगी। वहीं इस रणनीति का रिव्यू करके 5 अगस्त से कक्षा 9वीं 11वीं की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो फिलहाल 3800 में से अब भी करीब 90 शिक्षक ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिन्हें क्लास लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। टीचर्स को ये भी आग्रह किया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि वो वैक्सीनेटेड हो और 5 अगस्त से उसके बाद एक बार रिव्यू करने के बाद 9वीं और 10वीं को भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से ओपन किया जाएगा, पर एक बार उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। कल से 11वीं और 12वीं के स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और 50% स्ट्रेंथ पर ही खुलेंगे। और इधर मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद पहली बार लोक सेवा आयोग की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 1011 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 3,44,491 अभ्यर्थी शामिल हुए। इंदौर की बात करें तो यहां 102 परीक्षा केंद्रों में 38,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। वहीं भोपाल में भी 72 केंद्र बनाए गए थे। कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए 3 सेंटर्स बनाए गए, जहां मेडिकल टीम भी तैनात थी। जबलपुर में 2 पालियों में परीक्षा ली गई। 52 केंद्रों में 400 अभ्यर्थी ही शामिल हो सके। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया और मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई। और इस वक्त बड़ी खबर छतरपुर से मिल रही है। नदी में फंसे हैं 2 चरवाहे। धसान नदी का अचानक जल स्तर बढ़ने से यह स्थिति बनी है। बताया जा रहा है कि 2 चरवाहे हैं और 50 बकरियां नदी में फंसी हुई हैं। धसान नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां चरवाहे वहां थे और बकरियां चराने के लिए पहुंचे थे और अचानक यहां जल स्तर बढ़ गया और देखते ही देखते ये सभी बीच नदी में फंस गए हैं। तो बकरियों को लेकर धीरे धीरे जो हल्के हल्के टापू बन गए हैं, पत्थर हैं बड़े बड़े, उन पर चढ़ाने की कोशिश यहाँ की। हालांकि गांव और पुलिस वाले मौजूद हैं मौके पर, कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर निकालें। नरेंद्र सिंह परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, अभी ताजा स्थिति क्या है? देखिए, हम आपको बता दें, जो छतरपुर जिले का ईसानगर थाना इलाका है, वहाँ से जो धसान नदी निकली हुई है, वहाँ पर अचानक आज तेज बारिश होने के चलते ऊपरी क्षेत्र में उसकी वजह से यहाँ पर नदी में अचानक बाढ़ आ गई। और बाढ़ आते ही जो चरवाहे थे अपनी बकरियों को वहाँ पर नदी के जो टापू बने हैं उन टापुओं में बकरियों को चरा रहे थे। उसी दौरान अचानक बाढ़ आने के चलते 50 बकरियां और 2 चरवाहे नदी के टापू में बीचों बीच फंस गए हैं। जैसे इस पूरी घटना की खबर प्रशासन को लगी और स्थानीय थाने को वहां पर जब लगी तो जो थाना प्रभारी है ईसानगर दीपक यादव, वो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और वहां पर जो 2 जिंदगियां जो पानी के बीच में फंसी हुई हैं, सबसे पहले उनको निकाला जाएगा। उसके बाद जो 50 बकरियां हैं, बकरियों को भी रेस्क्यू करके उनको सकुशल निकाला जाएगा। हालांकि जिला मुख्यालय से भी ये रेस्क्यू दल मौके के लिए रवाना हुआ है।
और मध्य प्रदेश में इस समय मानसून सक्रिय है। इससे सभी संभागों के जिलों में भारी और मध्यम बारिश हो रही है। अनूपपुर, विदिशा, उज्जैन, होशंगाबाद, रतलाम, सतना में भी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे में भी प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश में बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ भी इसी क्षेत्र से गुजर रहा है, जिसके कारण अगले 24 घंटे में होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों और राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में अधिक बारिश हो सकती है। अभी अपने यहाँ पर जो एक लो प्रेशर एरिया है जो अभी नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से अपने मध्य प्रदेश में क्या पूरे मध्य प्रदेश में ही बहुत जगह हैवी बारिश देखने को मिली है, जिसमें मुख्य आंकड़े जो है एक अनूपपुर है, अनूपपुर में 23 सेंटीमीटर बारिश हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।